अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा टॉपिक है दैट्स गोइंग टू बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड द न्यू डील। ही वाज अगेन अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एफडीआर के नाम से, जिसने एक इन्वेंट किया था नाम न्यू डील। ये उसके रिफॉर्म्स को कहा जाता था दैट हेल्प्ड अमेरिका गेट आउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक हो गया। He won an outstanding victory in the elections of 1932. Or New Deal was just a name given to the efforts to take the country out of depression by the president. Or actions, they were based on three principles: relief, recovery and reform. सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीफ मेजर्स के ऊपर। इसके बाद जब सवाल आएगा तो ये कंप्लीट इसके मेजर्स के ऊपर आएगा एंड इट शुड बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, बिकॉज इसके अंदर जो मैं बोल रही हूँ वो तो आप लिख ही रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा चीजें जो पॉइंटर्स फॉर्म में लिखी हुई है मैंने, जो ब्रेक डाउन किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 करके, these 3 points can basically cover a lot of your answer as well, and these are only the relief measures. ठीक है। So again, focus on a comprehensive answer, focus on कि आप किस तरह से तीनों aspects को cover कर लो, relief, recovery और reform के, और also be concise in your answer at the same time. अच्छा, सबसे पहले relief measures में आ जाता है Federal Emergency Relief Administration FERA in 1933, which basically उसने loans, और इस administration ने loans दिए, गिफ्ट दिए to states ताकि वो पैसे दे सके। Work relief was the money that was given to the unemployed after the Great Depression, कि चलो कुछ ना कुछ तो पैसा उनको मिलता जाए even if they're unemployed। ठीक है, तो ये गिफ्ट्स और लोन्स देता था स्टेट्स को ताकि आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करो। It gave aid to 15 million people in America at that time। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका सिविल वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन in 1933। ये क्या कहता था कि ये जॉब्स प्रोवाइड करता था। It would basically provide jobs to people who were working on, who were living on work relief। जो वर्क रिलीफ वाले पैसे के ऊपर काम रह रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे, उनको सब प्रायोरिटी बेसिस पे जॉब्स देना उसने शुरू कर दिया। ठीक है। फिर दूसरी चीज आ जाती है वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में। इसने क्या किया कि इट स्टार्टेड प्रोवाइडिंग वर्क टू द अनएम्प्लॉयड। ठीक है, लेकिन जो काम होता था, जो प्रोजेक्ट्स होते थे अंडर वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो प्रोजेक्ट्स होते थे जो जिनकी पब्लिक यूजफुलनेस बहुत ज्यादा होती थी। सो ये प्रोजेक्ट्स वो जिनकी फॉर एग्जाम्पल रोड्स होगी, बिल्डिंग्स होगी, जिसने ब्रिजेस हो गए, अब पब्लिक ने इसको इस्तेमाल करना। सो अगेन जिसकी पब्लिक यूजफुलनेस ज्यादा होती थी, सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स किए जाते थे उसके अंडर। और उसकी जो वेजेस थी, दे वर नोन एज सिक्योरिटी वेजेस। अब ये प्राइवेट सेक्टर की वेजेस से तो जाहिर है कम थी, सिक्योरिटी वेजेस थी, लेकिन दे वर मोर देन व्हाट पीपल वर गेटिंग आउट ऑफ वर्क रिलीफ, उससे ज्यादा ही थी। तीसरी आ गई थी सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स इन 1933। It was to solve the problems of the unemployed amongst the young and unmarried people। जो अनमैरिड होते थे या जो अनएम्प्लॉयड होते थे यंगर जनरेशन में, उनको काम देता था। क्यों? क्योंकि इसमें जॉब्स बहुत मीनियल सी, छोटी सी होती थी। रोड्स क्लीन करना, सफाई वगैरह करना इधर से। ठीक है, दे वर डिप्लॉयड इन द आर्मी, जहाँ पे इस तरह की चीजें काम करते थे और उनको खाना पीना मिल जाता था और छोटी मोटी जॉब्स के जरिए से वो पैसा कमा लेते थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कमीशन की। ठीक है, ये आ जाता है रिकवरी मेजर्स में। अब रिकवरी मेजर्स में रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कमीशन की मैंने बात की थी कि किस तरह से उसको पैसे दिए गए थे, कि आप लेंडिंग पावर थी उसके पास, कि आप जी पैसे लेंड करो टू अ लॉट ऑफ बिजनेसेस एंड फैक्ट्रीज ताकि योर इंडस्ट्री शुड बी अप एंड रनिंग अगेन। ठीक हो गया। सबसे उसके बाद इसमें आ जाता है रिकवरी मेजर्स में नेशनल रिकवरी एक्ट। ठीक है, इसमें अब आ जाती है 3 चीजें। ठीक है, दिस एक्ट वाज बेसिकली इट वाज एन एफर्ट टू इंश्योर cooperation between different businesses and the government। ठीक है, एक लिंक प्रोवाइड करता था दोनों के बीच में। सबसे पहले इसमें आ जाता है पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन में अगेन अ लॉट ऑफ सम ऑफ मनी वाज बेसिकली गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्पेंड ऑन पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जितना ज्यादा पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर, पब्लिक रोड्स के ऊपर काम होगा, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। दिस वाज द एम ऑफ द पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आ जाता है आपका नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए सेटअप हुआ था कि भाई आप चाइल्ड लेबर अबॉलिश करें, मिनिमम वर्किंग आवर्स आप सेट करें। ठीक है, बोथ फॉर द नॉर्मल, फॉर एवरीबडी एल्स एंड फॉर विमेन एज वेल, उनके भी आप रिस्ट्रिक्ट करें। सो व्हाट एफडीआर डिड वाज, एफडीआर, ठीक है, एक ब्लैंकेट कोड उसने निकाला जिसमें उसने रिस्ट्रिक्ट किए वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स एंड ही अबॉलिश चाइल्ड लेबर। ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपका नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड। ये एक ऐसा फोरम था जो लेबर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी या जो लेबर आपकी फोर्स थी उनके लिए था, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए था, एक ब्रिज बनाने के लिए बिटवीन देम एंड द गवर्नमेंट। दिस वाज आल्सो सेट अप इन गालिबन इन 1933।
फिर आ जाता है आपका तीसरी चीज जो रिकवरी मेजर्स में आती है, इट वाज फार्म क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब फार्म क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या था, ये करता क्या था, ये लोन करता था मनी टू फार्मर्स हु हैड बेसिकली लॉस्ट ऑल ऑफ देयर लैंड इन डिप्रेशन। जो ग्रेट डिप्रेशन में जिनकी जमीनें चली गई थी उनसे ना, उनको ये पैसा लोन करता था। ठीक है, फिर आ जाता है कि आपका फार्मर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1933। फार्मर्स रिलीफ एक्ट क्या कहता था, इट वुड गिव अ गुड प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस। जो फार्मर्स देते थे उसकी अच्छी कीमत लगा के गवर्नमेंट उनको पैसे दिया करती थी इस एक्ट के तहत। ठीक हो गया। फिर आ जाता है जी आपका FRA that created एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जी फार्मर्स रिलीफ एक्ट ने क्या क्रिएट किया, एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगेन जो प्रोवाइड करता था बेनिफिट पेमेंट्स टू फार्मर्स हु वुड प्रोड्यूस लेस। अब मसला ये था कि फार्मर्स प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनका कंज्यूम नहीं होता था। अब उन्होंने FDR ने क्या किया, उसने इस एक्ट के तहत एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, जो कि फार्मर्स को एक इंसेंटिव देता था कि अगर आप प्रोडक्शन अपनी कम करेंगे तो हम आपको एक्सेसिव पेमेंट देंगे। तो इस बेनिफिट के थ्रू उन्होंने अपनी प्रोडक्शन काफी कम कर दी थी। फिर सॉइल कंजर्वेशन एक्ट आया था 1936 में टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, सॉइल की फर्टाइल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जितने भी फार्मर्स उनके साथ कोऑपरेट करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फिर आ जाता है आपका 7th पॉइंट विच इज कंट्रोल ओवर ड्रॉट एंड डस्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज इन शेल्टर बेड्स। अब डस्ट बॉल्स का बहुत प्रॉब्लम था, तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने कहा कि ट्रीज विल बी प्लांटेड इन शेल्टर बेल्ट्स, जो कि वेलोसिटी ऑफ विंड को कट करता है और मॉइस्चर भी रिटेन करता है। तो ये प्रोजेक्ट भी बेसिकली स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आ जाता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस का। बैंकिंग एंड फाइनेंस में सबसे पहले इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट आया था, जिसने बंद जितने भी बैंक्स थे उनको रीओपन किया। इट रीओपन सॉल्वेंट बैंक्स। ठीक हो गया। फिर आ जाता है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कोऑपरेशन। ठीक है, ये क्या कहता था, इट वुड प्रोटेक्ट स्मॉल डिपॉजिटर्स अगेंस्ट बैंक फेलियर्स। जितने भी बैंक के लॉसेस होते थे बैंक फेलियर्स के जरिए से, वो डिपॉजिटर्स को, जो छोटे मोटे डिपॉजिटर्स होते थे, उनको इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता था। फिर आ गया था सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1933, जिसने इट स्टॉप्ड द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट कंपनीज। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं रिफॉर्म मेजर्स के ऊपर। अब रिफॉर्म मेजर्स, रिकवरी मेजर्स थोड़े से लंबे थे। यू हैड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स एंड लॉट ऑफ सब पॉइंट्स आल्सो। इन्हीं को आप एक्सप्लेन करते जाए तो बहुत आपका जवाब बन जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव सा। अच्छा, फिर आ जाते हैं रिफॉर्म मेजर्स। रिफॉर्म मेजर्स में सबसे पहले आता है सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1935। सोशल सिक्योरिटी एक्ट बेसिकली कह रहा है कि आपने पेंशन्स की टेक केयर करना है। ठीक है, यू हैव टू गिव मनी टू द नीडी प्लस अनएम्प्लॉयड। ठीक है, फिर आ गया था आपका दूसरी चीज टेनेसी वैली अथॉरिटी ऑफ 1933। टेनेसी वैली अथॉरिटी ने किया क्या कि इट स्टार्टेड डैम प्रोजेक्ट्स ऑन इन टेनेसी, जिसकी वजह से अगेन बहुत ज्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी और बहुत फायदा भी हुआ था टू द टेनेसी वैली। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो अगर आपको आते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स के ऊपर आता है न्यू डील का, तो यू कैन राइट एवरीथिंग, क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा काम किया इसने इन ऑल ऑफ दीज रिफॉर्म्स। नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं तो जी सबसे पहले आ जाती है आपकी there was a lot of criticism कहते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हर चीज में बहुत ज्यादा है। It's interfering in the private sector, it's interfering in the public works, everything is controlled by the government now because government had to take a particular organization out of Great Depression। तो उससे हुआ ये था कि there was also this criticism that came about कि जी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट की। फिर आ जाता है जी रूजवेल्ट का कोर्ट पैकिंग स्कीम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रूजवेल्ट क्या कहता है कि जी 1935 से 1936 में कोर्ट ने काफी ज्यादा जो एक्ट्स पास हुए थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, जो FDR ने पास करवाए थे। अब रूजवेल्ट ने कहा कि भाई इस तरह से तो रिफॉर्म्स नहीं आ सकते, सो ही अंदर से ही वांटेड टू चेंज द कोर्ट स्ट्रक्चर, पीछे से बात करके। अब लोगों को जब पता चला, जब ये बात सामने आई, तो दे वर वेरी अपॉइल्ड बाय दिस, दे वर वेरी पिस्ड, दे वर वेरी अनॉयड बाय दिस। ठीक है ना, उनको लगा कि जी FDR जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ मेडल कर रहा है, इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस, इज गोइंग टू इंटरफेयर इन जुडिशियल थिंग्स। तो रिक्वेस्ट उसकी डिनाई हो गई थी, and he couldn't do it. So these were the negative effects of New Deal. This ends the topic of New Deal. I hope you understood the lecture.